हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक लास्ट क्लासेस में अपन ने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, उसके ऊपर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे उसके सब अपन ने कंसेप्ट समझे थे लास्ट वीडियो तक। अब अपन एक न्यू कंसेप्ट समझेंगे जो कि है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। चलो स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का कहना क्या है? देखो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का कहना ये है, एवरी कंपोजिट नंबर, बात किसकी हो रही है? कंपोजिट नंबर, every composite number can be expressed as a product of its prime factors. This prime factorization is unique. This prime factorization is unique apart from its order. बस ये चार हैं आपके फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में। कंपोजिट नंबर, उसके बाद प्राइम फैक्टर्स, ये यूनिक और फिर इसका ऑर्डर। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक खत्म। तो पहले इनका मतलब समझते हैं। देखो, कंपोजिट नंबर बोले तो नंबर्स हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स, ऐसे नंबर्स जो कि जिसके टू फैक्टर से ज्यादा फैक्टर्स हो। फॉर एग्जाम्पल 6। फैक्टर्स का मतलब अपन को पता है, मतलब ये 6, दो से ज्यादा ऐसे नंबर्स होने चाहिए जिनसे ये डिवाइड हो जाए, परफेक्टली डिवाइड हो जाए। जैसे 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा और 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया? कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स, मोर देन। फिर प्राइम का मतलब क्या होता है? प्राइम का मतलब होता है हैविंग एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, जिसके एग्जैक्टली टू ही फैक्टर्स हो, दैट इज 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल 2 केवल 1 की टेबल में आता है और 2 की टेबल में आता है। 3 जो 1 की टेबल में आता है और 3 की टेबल में आता है। 5 1 की टेबल में, 5 की टेबल में। ठीक है, अब अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर में, तो डिफरेंस कहां आता है? प्राइम नंबर के ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, एक छोटा सा ये है, कई जगह पे अपन कई बार ये बोल देते हैं नंबर्स अदर देन प्राइम आर कंपोजिट। ये डेफिनेशन कुछ हद तक गलत है। क्यों? क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, तो 1 को छोड़ के सारे नंबर्स या तो प्राइम होंगे या कंपोजिट होंगे। ठीक है, यहां तक भी बात समझ में आती। और अब इतनी बात कर रहे हैं तो एक और बात कर लेते हैं। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। पूरे नंबर सिस्टम में 2 इकलौता ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। इसके अलावा कोई भी ऐसा इवन नंबर नहीं है जो प्राइम हो। ठीक है, समझ आती बातें? ठीक, अब देखो, अपन ने कंपोजिट नंबर्स की बात कर ली, अपन ने प्राइम नंबर्स की बात कर दी। यूनिक, मैं, आप सब अपने आप में यूनिक है। ऑर्डर, कुछ लिखने का मेथड। अब ये चीजें अगर आपको क्लियर है तो फंडामेंटल थ्योरम तो एक झटके में समझ में आएगी। ठीक है, चलो देखते एक एग्जांपल से। अपन को कंपोजिट नंबर लेना है, फिर उसको प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है, फिर उसकी यूनिकनेस दिखानी है और फिर उसका ऑर्डर की वो इंपॉर्टेंस बतानी है। बस यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। तो देखो, एक एग्जांपल लेते हैं कंपोजिट नंबर का। ठीक है, मैंने लेट्स से एग्जांपल लिया
मैंने एग्जांपल लिया 18, मैंने एक छोटा सा नंबर लिया 18, ठीक है। 18 का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन करा। क्या करा? प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि यहां बात क्या हो रही है? प्राइम फैक्टर्स की। तो प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको एलसीएम नहीं बोलते हैं, एक नंबर का कभी भी एलसीएम नहीं निकलता है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। अपने मैथमेटिक्स में थोड़ा इंप्रूवमेंट लाओ। स्टूडेंट्स को बोला जाता है ये करने को, सर एलसीएम ले लेते हैं। ये क्या है? ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। सिंगल नंबर का हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन होता है या फैक्टराइजेशन होता है, ठीक है, उसको एलसीएम नहीं बोलते। अब अगर अपन इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 9 3 3 3 1, ठीक है, समझ आ रही है बात है? मैंने एक छोटा सा नंबर लिया, कंपोजिट नंबर लिया, उसको उसके प्राइम फैक्टर्स निकाल दिए, ठीक है। अब याद करो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसने क्या बोला था? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 18 को 2 into 3 into 3। तो ये चीज समझ आती है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अब ये यूनिकनेस क्या है? दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक इसलिए बोला जा रहा है कि आज अगर मैं करूं या आप करो या कोई दूसरा मैथमेटिशियन करें, उनके प्राइम फैक्टराइजेशन में भी 1 times 2 और 2 times 3 ही आएगा। इसके अलावा कोई नंबर नहीं आ सकता प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो यूनिकनेस का मतलब समझ में आता है कि द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 मस्ट हैव 1 2 and 2 times 3। समझ आ रही बात है? फिर बात आती है ऑर्डर। मैंने बोला अपार्ट फ्रॉम इट्स ऑर्डर, इसके ऑर्डर के अलावा। अब हो सकता है कि मैं इसको ऐसे लिख दूं, हो सकता है मैं इसको ऐसे लिख दूं, लेकिन हर बार मैं ये देखूंगा कि इसमें 2 times 3 आएगा और 1 time 2 आएगा। तो क्या चेंज होगा? केवल इसका ऑर्डर चेंज हो सकता है, इसकी यूनिकनेस कभी खत्म नहीं होगी, इसमें हमेशा प्राइम फैक्टर्स होंगे और कंपोजिट नंबर की बात चल रही है। तो ये सब चीजें इसमें इन्वॉल्व हो रही है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का कहना ये था, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक, अपार्ट फ्रॉम इट्स ऑर्डर। ऑर्डर चेंज हो सकता है, इसी को क्या बोला जाता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। समझ आएगा? क्लियर है? ठीक है, एक और नंबर लेते हैं अपन। लेट्स से मैंने नंबर लिया 210। मैंने नंबर क्या लिया? 210। 2 105 3 35 5 7 और लास्ट में 7 1। ये क्या करा है? प्राइम फैक्टराइजेशन, ये एलसीएम नहीं है, ठीक है। अब मैंने 210 लेने का पर्पस ये था कि इसमें जितने भी प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं वो सब अलग अलग है, ठीक है। इसलिए लास्ट वाले एग्जांपल में 2 times 3 और 1 time 2 आ रहा था, इसमें सब अलग अलग है, इसलिए ये एग्जांपल लिया है, ठीक है। अब देखो, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, This prime factorization is unique apart from its order.
अपार्ट फ्रॉम इट्स ऑर्डर। समझ आएगा? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्लियर है क्या? कुछ भी तो नहीं है, सब कुछ तो अपन को पहले से आता था, बस उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म दे दी। ठीक है, क्लियर है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? ठीक, ये कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स के बीच में रिलेशन होता है। कई बार स्टूडेंट से एक छोटी सी मिस्टेक हो जाती है, वो बोलते हैं सर 1 भी तो लिखते हैं। यहाँ अगर आपने मल्टीप्लाई में 1 लिख दिया तो इस पूरी मेहनत पे पानी पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अपन क्या बात कर रहे हैं? प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स की बात हो रही है, तो 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, तो आप यहाँ 1 नहीं लिख सकते जब कभी भी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक समझाओगे या बताओगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक की बात है? गुड। अब अपन ने जो फर्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में अपन ने पढ़ा था एचसीएफ एंड एलसीएम, फिर से वो इसी टॉपिक पे आएगा। ठीक है, कुछ हटके का जरूर है, कुछ अलग जरूर है, लेकिन आएगा तो सही। ठीक है, एक बार देखते हैं फिर से क्या होता है एचसीएफ एलसीएम। एक नया मेथड आएगा, स्टार्ट करते हैं। तो अपन दोबारा से आ रहे हैं एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। लास्ट में अपन ने एचसीएफ निकाला था ओनली यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से, ठीक है, एल्गोरिथम से। अब अपन करेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम दोनों निकालेंगे, वो भी एक न्यू मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। न्यू कुछ भी नहीं, अपन पहले से करते आ रहे हैं, बस कुछ मेथड अलग हो गया, कुछ तरीका बदल गया। करें स्टार्ट। अपन डायरेक्टली एग्जांपल पे चलते हैं कि कैसे करने होते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, कैसे एचसीएफ एलसीएम निकाला जाता है। करें? ओके, लेट्स से अब अपन को एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। किसका निकालना है? 210 एंड मान लो 45। ठीक है, 210 एंड 45 का अपन को क्या निकालना है? एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। और अगर स्पेशली मेंशन्ड है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो अपन इन दोनों का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसे 210 का भी अपन ने किया था, 2 105 3 35 5 7 और 7 1 जा। ठीक है, ये अभी अपन ने थोड़ी देर पहले किया था। 45 का और कर लेते हैं, 3 15 3 5 5 1। ठीक है, समझ आ रही है बात है? ये अपन ने क्या करा है? प्राइम फैक्टराइजेशन करा है 210 और 45 का, क्योंकि मेथड का नेम ही फॉर टू प्राइम फैक्टराइजेशन था, तो अपन वही इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, किसी ने पढ़ाया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। उसने ये बताया था कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, 210 को मैं लिख सकता हूं 2 × 3 × 5 × 7। ठीक है, और अगर मैं 45 की बात करूं तो 45 को मैं लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर × 5। 3 का स्क्वायर कहां से आया? 2 × 3 था, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिखा है। आप ध्यान रखना, जब भी इनमें नंबर सेम हो तो कोशिश करो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखो। ठीक है, यहाँ तक की बातें समझ आती है। ये 3 का स्क्वायर कहाँ से आता है ये समझ में आता है, क्योंकि 2 × 3 था। अगर यहाँ पे 5 भी 3 टाइम्स होता तो 5 का क्यूब हो जाता। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक करने के बाद में अपन को क्या निकालना था? एचसीएफ एंड एलसीएम। अच्छे से समझना, अच्छे से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनमें से अपन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना चाहते हैं। अब अपन क्या देखेंगे? दोनों में जो कॉमन है, दोनों में जो कॉमन है
और उसकी जो सबसे छोटी पावर है, दोनों में 3 कॉमन है और 3 के अंदर सबसे छोटी पावर किस पे है, 3 पे, तो एक तो 3 आ जाएगा और उसके अलावा कॉमन क्या है, 5, दोनों की पावर सेम है तो 5 आ जाएगा। इसके अलावा दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी सेम नहीं है, तो अपन इसके अलावा किसी को नहीं देखेंगे। तो 3 into 5 is 15। सो सिंपल। क्या देखना होता है एचसीएफ में, जो भी कॉमन है। पहली बात तो अगर याद हो वो बचपन के खेल, जब आपको ऐसे बताया जाता था ये चीज क्यों करते हैं, टीचर्स आपसे जब आप छोटे थे तो सांप बनवाते थे, ये तो ये कब बनेंगे, जब दोनों में कोई चीज कॉमन होगी, सेम होगी। जब भी तो मैंने दोनों में जो कॉमन है उसकी सबसे छोटी पावर ली है, बेचारा 1 3 तो रह गया, तो दोनों में जो कॉमन है सबसे छोटी पावर है वो मैंने यहाँ लिख दी और जो बचे हुए थे वो रह गए, जो बचे हुए थे वो रह गए। ठीक है, इस चीज को बचपन में करते थे। अब बड़े हुए तो बड़े वाले खेल खेलोगे। ठीक है, समझ आ रही है बात है। अब बात करते हैं एलसीएम की, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, एलसीएम में कॉमन हो या नहीं हो, जो भी नंबर्स दिख रहे हैं उसकी सबसे बड़ी पावर लिख दो। जैसे मेरे को 2 दिखा, दोनों में कॉमन है नहीं है, सबसे बड़ी पावर 2 की यही है तो यही आ जाएगा। फिर मेरे को 3 दिखा, 3 में दोनों में जो कॉमन है उसकी सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 3 का स्क्वायर, शाबाश। फिर 5 दोनों में कॉमन है, 5 की सबसे बड़ी पावर 5 है। और फिर लास्ट में 7 है, 7 कॉमन नहीं है लेकिन सबसे बड़ी पावर यही है। ठीक है, जब अपन इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 630। मतलब अगर आपसे बात करी जाए एलसीएम और एचसीएफ की बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो अपन सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद अगर एचसीएफ की बात करते हैं जो कॉमन है उसकी सबसे छोटी पावर, और अगर बात करते हैं एलसीएम की तो जो भी नंबर्स आपको अलग अलग दिख रहे हैं उनकी सबसे बड़ी पावर लेते हुए चलो। 2 सबसे जो कॉमन था उसकी सबसे बड़ी पावर 3 का स्क्वायर, कॉमन था उसकी सबसे बड़ी पावर 5, जो कॉमन नहीं था वो खुद ही है, मल्टीप्लाई कर ये आ गया। ये आपका था एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगर आपको कंफर्म करना हो कि आंसर सही है तो हमेशा ध्यान रखना जो भी नंबर्स हैं, अगर एचसीएफ की बात करें दोनों नंबर एचसीएफ से डिविजिबल होंगे। 15 से डिविजिबल है, 15 से डिविजिबल है, बिल्कुल सही है। और एलसीएम हमेशा इनसे डिविजिबल होगा। 630 210 की टेबल में आता है, 45 की टेबल में आता है। आ गया मजा, यही तो करना था, समझ में आती बात है। इतना इजी है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्प्लिटिंग आपने एचसीएफ और एलसीएम निकालना। ठीक है, समझ आ रही है बातें, गुड। इतनी बात समझ में आती तो एक चीज और समझ लेते हैं, इनके बीच में रिलेशन अगर 2 नंबर्स की बात हो तो वो ये है एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। कि अगर आप 2 नंबर्स का एचसीएफ एलसीएम निकालते हो तो एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, अगर आपने एचसीएफ और एलसीएम सही निकाला है तो। ठीक है, समझ आ रही है बातें, ठीक है, गुड। इसको वेरीफाई करके देखना, नहीं होता तो अपन नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर बेस्ड, आपके एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक अभी अपन इस टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं, इसमें और थोड़ा डेप्थ में। अब मान लो मेरे को कोई भी 2 नंबर दे दिए, क्या दे दिए, कोई भी 2 नंबर दे दिए, और वो नंबर भी अजीबोगरीब है। कैसे, मान लो एक नंबर तो है p, जिसको मैं लिख रहा हूं a स्क्वायर b इंटू सी स्क्वायर। p है कोई भी एक नंबर जिसको मैंने a स्क्वायर इंटू बी इंटू सी स्क्वायर लिखा। ठीक है, एक नंबर है q जिसको मैं लिख रहा हूं a क्यूब इंटू बी स्क्वायर इंटू लेट्स से सी क्यूब। मैंने ये लिख दिया, कुछ भी है,
और ए बी सी क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। पी और क्यू क्या है, कंपोजिट नंबर्स हैं, ठीक है। अब देखो मेरे को पी और क्यू का क्या निकालना था, एचसीएफ और एलसीएम। मेरे को किसी महापुरुष ने ये बताया था कि एचसीएफ का रूल ये होता है कि दोनों में जो कॉमन है उसकी सबसे छोटी पावर ले लो। दोनों में कॉमन क्या है, ए है, उनकी सबसे छोटी पावर क्या है, ए स्क्वायर। शाबाश। दोनों में बी भी कॉमन है, सबसे छोटी पावर क्या है, बी। दोनों में सी भी कॉमन है, दोनों में छोटी पावर क्या है, सी स्क्वायर। शाबाश, ठीक है। तो एचसीएफ आ गया ए स्क्वायर बी इंटू सी स्क्वायर, ये तो आ गया एचसीएफ। और जब बात होगी एलसीएम की, तो दोनों में जो कॉमन है उसकी सबसे बड़ी पावर, ए क्यूब और ए स्क्वायर में बड़ा कौन है, ए क्यूब। बी स्क्वायर और बी में कौन बड़ा है, बी स्क्वायर। सी क्यूब और सी स्क्वायर में कौन बड़ा है, सी क्यूब। तो ये एचसीएफ हो गया और ये एलसीएम हो गया। समझ आती है बातें, क्लियर है। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, आगे काम में आएगा। अभी नहीं आएगा, जब क्वेश्चंस करेंगे ना अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन, जब समझ में आएगी इसकी इंपॉर्टेंस, ठीक है। और ये बोर्ड्स में क्वेश्चन आते हैं आपके ऐसे, ठीक है, क्लियर है। अब मान लो इसी के अंदर मैं एक ऐड ऑन कर देता हूं, यहां पे डी लिख देता हूं, ठीक है। इतना सा चेंज करा, एचसीएफ में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि डी दोनों में कॉमन नहीं है। एलसीएम में थोड़ा सा चेंज आएगा, जो कॉमन नहीं होता उसकी सबसे बड़ी पावर लिखते हैं, तो वो क्या है, डी। खत्म, एचसीएफ और एलसीएम आ गए, क्लियर है बात है। तो अपन ने ऐसे अजीबोगरीब क्वेश्चंस के लिए भी एचसीएफ और एलसीएम सीख लिया, जस्ट बाय द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगर ये नहीं होता तो क्या होता अपना, ठीक है। समझ आती है बातें, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझ में आता है, क्वेश्चंस करोगे ट्राई 101% हो जाएंगे, ठीक है। अब कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी, कुछ आउट ऑफ आरडी शर्मा अगर अपन बात करें, बहुत अच्छे एक लॉजिकली चीज आपको मैं समझाने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस। ये तो किसी ने नहीं सिखाया, फ्रैक्शंस वाली बात तो आज तक किसी ने नहीं सिखाई। बोले एचसीएफ और एलसीएम भी निकलता उनका, बिल्कुल निकलता है। देखो मान लो मेरे को बोल दिया जाए 2/3 एंड 4/5 का एलसीएम भी निकालो और एचसीएफ भी निकालो, ठीक है। तो इनका फॉर्मूला होता है एक, अगर आपको एलसीएम निकालना है कोई भी फ्रैक्शन का, तो अपन क्या करते हैं, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। अगर एलसीएम निकालना है तो न्यूमरेटर्स का अपन क्या निकालेंगे, एचसीएफ, एलसीएम, और नीचे डिनोमिनेटर्स का क्या निकालेंगे, एचसीएफ। ऐसे ही अगर अपन एचसीएफ निकालना चाहते हैं तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स निकालते हैं, करते हैं एक बार इन दोनों के लिए। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स, न्यूमरेटर क्या है 2 और 4, 2 और 4 का अगर आप एलसीएम निकाल दो तो मेरे अकॉर्डिंग 4 आता है, इतना आप कर सकते हो। एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स 3 और 5, डिनोमिनेटर है इन दोनों का एचसीएफ, 3 और 5 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, मतलब 2/3 एंड 4/5 का एलसीएम पूछा जाए तो वो 4/1 या फिर 4 होता है। अभी वेरीफाई भी करेंगे सही है या गलत, ठीक है। ऐसे ही एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स 2 और 4 का एचसीएफ 2, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 3 और 5 का एलसीएम, 3 और 5 का एलसीएम होता है 50।
तो इन दोनों का अगर एचसीएफ पूछा जाए तो 2/15 और एलसीएम पूछा जाए तो 4/1 या फिर 4। ठीक है, क्लियर है। वेरीफाई का मतलब देखो, एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब अगर मैं बात करता हूं 4/1, इससे परफेक्टली डिविजिबल होना चाहिए। जैसे 2 और 4 का एलसीएम 4 आया, मतलब 4 2 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। तो 4/1 क्या 2/3 से डिविजिबल है? देखते हैं। 4/1 इंटू 3/2, अरे वाह, बिल्कुल है। 4/1 4/5 से डिविजिबल है। 4/1 4/5 से डिविजिबल है। ये डिनोमिनेटर ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाता है। अरे वाह, बिल्कुल है। मतलब जो अपन ने 4 निकाला है आंसर, वो बिल्कुल फिट है इन दोनों के लिए। और ऐसे ही एचसीएफ की बात करी जाए तो ये दोनों 2/15 से क्या होने चाहिए, डिविजिबल होने चाहिए। देख लेते हैं। 2/3 को अगर मैं 2/15 से डिवाइड करूं तो 2/3 इंटू ये रेसिप्रोकल होगा तो 15/2। वाह, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर बात करते हैं, ये भी डिविजिबल है क्या, 4/5 भी। देख लेते हैं 4/5 किससे डिविजिबल होना चाहिए, 2/15 से। 4/5 15/2, 2 2 जा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बैठ रहा है इधर। और एक चीज और आप चेक कर लेना, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, करके देख लेना, आंसर जरूर आएगा। तो अपन ने एक नई चीज सीखी जिसमें अपन क्या कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करा अपन ने, फिर फ्रैक्शंस का एचसीएफ एलसीएम निकालना सीखा, जो आपके एनटीएससी में क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपके ओलंपियाड्स में आ सकते हैं। ये आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं है उनके लिए, क्योंकि अपन ने कुछ नया नहीं किया, बस एक फॉर्मूला नया सीखा जिसके ऊपर बेस्ड अपन क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक की बातें? अगर समझ आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़।